हर हिंदू, हर मुसलमान अपनी आइडेंटिटी और अपने जम्मू कश्मीर और अपने इस पीर पंजाब और हमारे अनंतनाग को बचाने के लिए हमारे लीडर मियां अल्ताफ साहब के साथ है। चाहे वो हिंदू ने हमसे पूछा कि क्या मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त में अपने यहाँ जम्मू कश्मीर को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम आपको पता है जिंदगी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। लोकसभा का इलेक्शन पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े ज़ोरों से चल रहा है। 2 नशिस्तों पर जो है वो वोटिंग हो चुकी है और आने वाले रोज़ यानी कल 13 तारीख को श्रीनगर सेंट्रल लोकसभा सीट पे जो है वो इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद बारामूला और बारामूला के बाद 25 मई को अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो पोलिंग होनी है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरों की जो है वो नज़रें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर है और पूरी ताकत के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त यहाँ पर सरगर्म है। और इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन रशु वर्धन सिंह, इनसे हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आपका जो है वेलकम है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, बड़े ज़ोरों से इलेक्शन चल रहा है इस वक्त और अगर हम अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें सिर्फ इस वक्त, क्योंकि आप यहाँ काफ़ी सरगर्म हो और इस वक्त चाहे कालाकोट का एरिया हो, चाहे राजौरी का एरिया हो, चाहे डांगरी का हो, हर जगह आप सरगर्म रहे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। और आज भी जो है वो आपकी डांगरी का एक आप जो हिस्सा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ जहाँ पे मियाँ साहब खुद जो उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने लोगों से खिताब किया है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 हिस्से किए गए। उसमें जो काफ़ी इलाका गया वो जम्मू पार्लियामेंट्री सीट में चल गया और जो पुराना काफ़ी इलाका था वो अनंतनाग के साथ चला गया। और काफ़ी जो पंचायतें थी, जो मेरे वालिद साहब की 35 पंचायतें हैं, वो अब अनंतनाग के साथ है। तो इस एरिया में काफ़ी हमारा बोलबाला रहा। ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने इधर लोगों की काफ़ी डेवलपमेंट की। इस लिहाज से अब ठाकुर मेश्वर सिंह साहब यहाँ से DDC मेंबर भी है। तो इस इलाके में हमारा आना जीना लोगों के साथ खुशी गमी में हम आते रहते हैं और लोगों के काम करते रहते हैं। जो सबसे बड़ा मेन मैनिफेस्टो है, जैसे आपने हमसे पूछा कि क्या मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त में अपने यहाँ जम्मू कश्मीर को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम आपको पता है जिंदगी रहेगी तो काम होते रहेंगे। काफ़ी वक्तों में मेरे वालिद साहब मुहर्रम जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी काफ़ी काम किए, डेवलपमेंट की। 2 बार यहाँ से MLA भी चुन के आए और लोगों की खिदमत भी की। पर इस टाइम जम्मू कश्मीर को बचाना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो डिसीजन में जिसमें हमें 370 को हटाया गया और 35A को हटाया गया और हमारी जो स्टेट थी उसको UT बनाया गया। मुझे आप बताएं कि कभी मैंने स्टेट को UT बनते हुए अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई स्टेट को UT बनाया जाता है। UT को मैंने देखा स्टेट बनाया जाता है कि प्रमोशन डिमोशन मैंने नहीं देखी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन जो सेंट्रल हुकूमत ने हम लोगों के खिलाफ लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ लिया गया। ये आज लड़ाई उस चीज़ की है। आज जो पार्लियामेंट सीट पर लड़ाई चल रही है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कैसे बचाया जाए। आज बेरोजगारी है, मुझे बताएं, आज जहाँ पे भी नौकरी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। अब प्राइवेट सेक्टर में आप चल जाए, यहाँ राजौरी में कितने हाईवे बन रहे हैं, जो हमारी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईवे बन रहे हैं, सब लोग बाहर के होते हैं, UP बिहार के। जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोजगार नहीं है। और लड़ाई इस चीज़ की है। अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितना ऊपर चले गई है। खाने की कमोडिटी से गैस सिलेंडर के दाम जो 400 रुपया होता था आज 1100 रुपया हो गया है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, पर ये मुद्दों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी को बचाना। जो हम यहाँ पे हमें एक स्टेट का दर्जा मिलता था और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिलता था। जो मेरी ये एरिया है, यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और आज किसी को नौकरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बातें आप कह रहे हैं यही चीज़ें सेम PDP की जो सरपरस्त हैं, जो उम्मीदवार भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, वो भी यही चीज़ें कह रही हैं। अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ज़फ़र इकबाल मनाज़, वो भी यही चीज़ें कह रहे हैं। तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? मैं बताता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी जो बातें कर रही है उसमें और हमारी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बताऊँगा आपको कि कैसे फ़र्क है। देखिए, 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट नहीं दिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से बाहर रही और PDP वो जमात है जिसने यहाँ पे गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के साथ और हुकूमत बनाई। उस हुकूमत की वजह से आज तक हम नौजवानों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को रोना पड़ रहा है। अगर वो हुकूमत नहीं बनाते, उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बोला था, लीडरों ने बोला था कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे, आप अपनी हुकूमत बना लो। यही चीज़ें PDP वाले भी कह रहे हैं कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है एनडीए का हिस्सा बनी थी जब वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, और उमर अब्दुल्ला उस वक्त जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने थे। जनाब वो पुरानी बातें थी, उस वक्त में माहौल यहाँ का कुछ और था, आज माहौल अलग है। 2014 में जो इस रियासत के साथ हुआ, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि 2014 में इस रियासत को पूरा तोड़ने की कोशिश की जब बीजेपी यहाँ पे एक बनी, सरकार में बनी, और जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो हम लोगों की आइडेंटिटी खराब हुई। उसके बाद देखो महबूबा मुफ्ती जी की गलतियाँ थी उस टाइम, अगर वो सरकार नहीं बनाती पीडीपी के साथ, शायद आज हम स्टेट में बैठे होते, शायद हमारे नौजवानों का फ्यूचर बचा होता, शायद हमारे यहाँ पे 370 नहीं हटा होता। तो ये चीज़ें भी लोगों को दिखनी पड़ेगी जब वो चुनाव के लिए 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है वो हमारे लिए आज फ्यूचर खत्म हो गया, अब नौकरी नहीं है। अब मुझे बताए नौकरी फिर कहाँ क्या वजह थी कि उनको भी इंडिया अलायंस में लिया गया? वो इंडियन अलायंस का हिस्सा जरूर है। आज वो आपके सामने कहीं इंटरव्यूज में बोलते हैं कि मैं भी इंडियन अलायंस का हिस्सा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं बोलते वो इंडियन अलायंस का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ये बात बोलता हूं, जब सीट शेयरिंग की बात आई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद 3 सीटें थी जिसमें वो ऑलरेडी जीती हुई थी, और जीती हुई सीटों को हम कैसे उसको डिवाइड करें? हम 3 सीटें कांग्रेस को दी। अब कांग्रेस का फर्क बनता है कि वो बाकी पार्टियों के साथ बात करे, और जो आपको पता है जब एमएलए की सीट, असेंबली की सीट्स होती है, जो नंबर 2 कैंडिडेट होता है उसको वहां से उम्मीदवार दिया जाता है जब अलायंस होता है। तो अलायंस के हिसाब से हमने 50% कोटा अपने पास रखा और 50% कोटा हमने बाकी पार्टी को दिया। उनकी डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम आई, और ये खुद तो ये उस टाइम तीसरे नंबर पे थे जब चुनाव हुआ, जब पार्लियामेंट का पहले चुनाव हुआ, तो कैसे इनकी सीट बनती थी ये खाली दावे करते हैं, ये प्रैक्टिकल बातों में नहीं आता। महबूबा जी का कहना है कि अगर मुझे जो है पूछा जाता तो शायद मैं इलेक्शन ना लड़ती, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं गया। ये तो जरा बहाने होते हैं बाद में कि पूछा जाता नहीं पूछा जाता। आज ये कैंपेन 3 सीटों पे कर रहे हैं, 3 सीटों पे इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब खुद 5 तारीख को देखिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 3 सीटों में, कि क्या इनको वोट देते हैं लोग, क्या इनको चुन के आते। इन्होंने लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है, लोगों के काम नहीं किए। कौन सा काम किया मुझे बताएं? भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ये नहीं जुड़ते तो आज हम रियासत के हिस्सेदार होते, आज हम 370 हमारे पास होता, आज हम जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी बची होती, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रोजगार होती। तो ये बातें तो इलेक्शन में ये बहुत बातें करेंगे लोगों के जाने में। पर मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे एक ही जो यहाँ के कैंडिडेट है जो गरीब लोगों का भला कर सकते हैं, वो मियां अल्ताफ लालवी साहब है। मैं आपको एक वजह बताता हूँ, वो टनल उस पार भी और इस पार भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, नहीं हो। हर महीने में वो यहाँ गमी खुशी में लोगों के बीच में आते हैं। और हम हिंदू लोग भी अगर हमें कश्मीर में जाना हो तो हम कंगन चल जाते हैं, मियां अल्ताफ साहब के पास रात को रहते हैं और अपने गरीब बंदों का काम करवा के आते हैं, चाहे वो हुकूमत में ना हुकूमत हो। ऐसा लीडर हमें इस एरिया में कभी नहीं मिल सकता। इस वजह से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियां अल्ताफ साहब के पीछे है। बाकी बात रही पीडीपी की, आज इनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी भी आजकल जगह जगह जा रही है, लोगों से अपनी मदद के लिए वोट मांग रहे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वो वोट मांग रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि उनके पिछले पास्ट हिस्ट्री में देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, इस जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया है, और जम्मू कश्मीर का भला कौन कर सकता है। इस टाइम जम्मू कश्मीर का जो भला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हमारे कैंडिडेट उनके सिवा कोई नहीं हो सकता। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और कुछ दिनों के बाद उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी की सपोर्ट का जो है वो ऐलान कर दिया, और आज बीजेपी की पूरी टीम जो है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सरगर्म है। दिल्ली से इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी आए, उन्होंने भी कैंपेन की। आजकल रविंदर रैना जी भी जो है वो राजौरी के टूर पर हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी की सपोर्ट से अपनी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसको ग्रो करेगी? सर आप शायद थोड़े दिन पहले की पास्ट में चल जाए हिस्ट्री के बाद से, तो रविंदर रैना जी खुद इस सीट पे लड़ना चाहते थे। जब वो गाना गाते गड्डी जांदी है राजौरी पुंछ, वो गाना क्या हुआ, वो गाना जाते जाते अखनूर के पीछे रह गया, उनको पार्टी ने यहाँ से उतारा नहीं। वो क्या वजह, उनकी पार्टी का मसला, वो हमारा मसला नहीं है। आज बीजेपी को कैंडिडेट यहाँ खड़ा कर नहीं पाए, अब वो डायरेक्टली वो कहते हैं बैठ को वोट दो। आज आप देखें ओपन मीडिया में तो अभी तक नहीं आ रहा, पर इंडायरेक्टली लोगों को जा जाके घर घर जाके बोलते हैं बैठ के प्रचार कर। उसका क्या मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की बी और सी और डी टीम, प्रॉक्सी टीमें ओपन होगी आज लोगों जनता के सामने, कि वो बोलते थे कि हम किसी की नहीं, तो वो बोल रहे भी। अच्छा दूसरी बात, आपने शायद थोड़े दिन पहले इनका ऑर्डर देखा होगा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाए फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस। अगर इनका कैंडिडेट ही नहीं है तो इंचार्ज किस लिए बनाए, किसके लिए मदद करना चाहते हैं? क्या ये तो छोटा सा एक बच्चा भी जो होगा ना, जो 10th क्लास भी पास होगा, उसको भी पता था कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाने का मतलब, अगर ये इंचार्ज है ये यहाँ पे किसकी मदद करेगा, इसलिए बनाया गया है। और आप क्या, रविंदर रैना जी भी यहाँ बैठे हैं जो इनके इंचार्ज थे कि 20-20 बंदों की मीटिंग हो रही है जगह जगह, 20 बंदों से ज़्यादा नहीं। मैं डांगरी की बात करता हूँ, परसों 4 दिनों डांगरी में मीटिंग की, जो हमारे ठाकुर रामेश्वर सिंह साहब का एरिया है, 20 बंदे थे। द्रोणी वाले इलाके में गया 30 बंदे थे, 40 बंदे, 30-40 बंदे लोग इनके साथ नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए तो समझो कि इनको पता था कि ये हार रहे हैं, तभी ये कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए।
क्यों कैंडिडेट नहीं खड़ा किया? पहले मुझे बताएं, अगर इन्होंने डिलिमिटेशन उस हिसाब से की थी कि यहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो डर गए, उनको डर था, वो हार से लड़ते हैं। और जो हमारे लीडर मियां अल्ताफ साहब लारवी साहब हैं, उनके खिलाफ ना उनको कोई वोट देता ना कोई बोलता। आज हर हिंदू, हर मुसलमान अपनी आइडेंटिटी और अपने जम्मू कश्मीर और अपने इस पीर पंजाब और हमारे अनंतनाग को बचाने के लिए हमारे लीडर मियां अल्ताफ साहब के साथ है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमें इस वक्त में कुछ नहीं देखना है। हमें अपने नौजवानों को बचाने के मियां अल्ताफ साहब की मदद करनी है और दिन रात हमने भागना है और मियां अल्ताफ साहब को यहाँ से कामयाब बनाना है। और 5 तारीख को आप देखेंगे यहाँ से 3 लाख की लीड होगी तिजोरी पूंछ से मियां अल्ताफ साहब की। आप बैलेट बॉक्स देखेंगे, हर इंसान मियां अल्ताफ साहब को वोट डालना चाहता है, पर हर वर्कर को बाहर निकलना पड़ेगा और कंपेनिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, बीजेपी जगह जगह घूमना शुरू कर गई है। आपने ही बोला तिजोरी पूंछ में उनको डर हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीत रही है, तो वो कोशिश कर रही है कि कुछ बैठ को वोट दिला दिया जाए तो कुछ मुकाबला हो जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 3-4 लाख का डिफरेंस आएगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 5 तारीख को, आप खुद देख लेना। आखिर में क्या कहेंगे आप? आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा, लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा, ये खासकर राजौरी पुंछ अनंतनाग के लोगों को बोलना चाहूँगा, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि 30-40 साल हो गए हैं। मेरी फैमिली ठाकुर यशपाल सिंह साहब मेरे जो मरहूम वालिद साहब थे, सियासत में 40-50 साल उन्होंने निकाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी गद्दी के साथ निकाले। अगर हम इस गद्दी के साथ चल रहे हैं तो मैं अपने हिंदू भाइयों को और सबको बोलना चाहूँगा कि मियां अल्ताफ साहब को हमने इस पर कामयाब कराना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ वो इकलौते ऐसे लीडर हैं जो महीने में 2 चक्कर राजौरी पुंछ में लगाते हैं, हमारी गमी में भी आते हैं और हमारी खुशी में भी आते हैं। और मैं नौजवान भाइयों को एक बोलना चाहूँगा इस बात कि अगर अपनी बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो मियां अल्ताफ साहब की हमने मदद करनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ को मजबूत करना है और मेरे लीडर नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ को मजबूत करना है। मैं इसी में बात बोलूँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हमारे साथ है ठाकुर रशुवंदर सिंह, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और इनके वालिद साहब के हवाले से भी हम आपको बता दें कि वो भी एक कदावर लीडर थे और उन्होंने भी जो है अपने दौरे इक़्तिदार में जो है वो गरीब लोगों के बहुत से काम किए। और आज उनके जो फर्जंद हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके भाई जो हैं, ये पूरी फैमिली उसी पार्टी के अंदर वफादारी के साथ जो है वो काम कर रही है। और इंशाल्लाह लोकसभा इलेक्शन के मतलब जो भी हमारे पास अपडेट आती रहेगी या जो भी पर्सनैलिटी हमारे साथ बात करेगी, हम उसको भी आपके सामने रूबरू लाएंगे और ताकि लोगों तक हर एक आवाज़ पहुंच सके और लोग फैसला करने पर जो है वो अपना एक इरादा करें और अपना एक पुख्ता फैसला करें, ताकि लोग जो है वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करके जो है कामयाब बनाकर दिल्ली भेजें। देखते रहें जेके आवाज़। शुक्रिया बाद आप।